1110 पर आइए। नाउ प्लीज कम टू द आर्टिकल 110, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। जीएस पॉलिटी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल कहां डिफाइंड है? मनी बिल इज डिफाइंड इन अंडर आर्टिकल 110 एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द मनी बिल? मनी बिल से आपका समझ मतलब क्या है? मनी बिल को मीनिंग समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर मेंस। इस तरीके क्वेश्चन आपसे आएगा मेंस में। नाउ आई प्रोसीड लाइक दिस। फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस चैप्टर, फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस चैप्टर, ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल। ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल। एक विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा, धन विधेयक समझा जाएगा इफ इट कंटेन्स, ध्यान रखना, इफ इट कंटेन्स ओनली, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओनली, इफ इट कंटेन्स only provisions dealing with all or any of the following matters, namely, please try to understand the what is what only। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैं इसको हिंदी में समझाता हूं, समझिए इस बात को। देखिए इसको, इट ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली फॉलोइंग मैटर्स। ऐसा समझिए बस, ओनली फॉलोइंग मैटर्स means if it contains following matters only then this bill shall be contained, shall be understood to be the money bill। so it means what regarding the money bill, regarding the money bill, article 1110 is exhaustive, you can say। यहां से क्वेश्चन बन सकता है whether 110 is exhaustive in nature or not। आंसर is yes। एग्जॉस्टिव नेचर का मतलब क्या होता है कि व्हेन कंप्लीट कोड, व्हेन कंप्लीट लॉ इज इंक्लूडेड इन दैट सेक्शन, इन दैट लॉ। तो विद रेस्पेक्ट टू वन आर्टिकल, व्हेन इट सेज व्हाट इट कंटेन्स ओनली द फॉलोइंग मैटर्स, अगर केवल ये वाले मैटर्स होंगे, इन दैट केस इस बिल को हम कहेंगे मनी बिल। मैं इसको हिंदी पढ़ के समझाता हूं आपको। देखिए हिंदी में ही पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है देखिए। दिस इज 110। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं। करना, केवल निम्नलिखित उपबंध हैं। तो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनली दीज मैटर्स, इफ दीज मैटर्स प्लस समथिंग एल्स देन इट विल सीज टू बी द मैटर ऑफ मनी बिल। ध्यान रखना, समझ रहे हैं बात? तो दिस वर्ड ओनली इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मैटर ऑफ योर प्रीलिम्स क्वेश्चन। आई होप भूल जाएंगे आप लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नो व्हाट आर दोज मैटर्स एंड दीज मैटर्स आर 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको टिप्स पर होने चाहिए, आपको ये याद रखना आप लोग ये, बिकॉज यू विल हैव टू राइट समवेयर। आपको कभी ना कभी आपको मेंस में ये लिखना पड़ सकता है, और नहीं तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया था 109 में आपको, टू मच लेंदी क्वेश्चन, उसमें इसी तरीके के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो डोंट फॉरगेट ऑल द पॉइंट्स विच डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ ए बिल टू बी ए मनी बिल। वो सभी बातें जिनसे एक विधेयक को हम धन विधेयक के रूप में जान सकते हैं, वो सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए कौन कौन सी बातें हैं। कम टू दिस फर्स्ट। नंबर 1, द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन। इससे मतलब नहीं है, बट इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना। इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। यदि किसी टैक्स की, टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? कर होगा। हाँ, कर। अब मैं आपसे एक यहां पर मैं एक फ्री एडवाइस है, ले लेनी चाहिए आप लोगों को। ऑनेस्टली टेल मी, अपने आप से पूछ लेना, कैन यू ट्रांसलेट दिस लाइन? Imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax. If this line comes, suppose if the 110 article 110 comes in your exam for translation, it will be very difficult for you to translate. That is why I have advised you many times कि please buy or manage diglot, द्विभाषीय बेरट आपके पास होने चाहिए।
इम्पोजिशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, एबोलिशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्यूरेट वर्ड क्या होगा, तभी आप मेंस में ट्रांसलेशन वाला पेपर कर पाओगे, ये ध्यान रखना। वहां पर आप ग्रामर के से फेल नहीं होंगे, वहां पर इन वर्ड्स की वोकेबलरी के पॉइंट से फेल हो जाएंगे। तो मैं जगाता रहता हूं आप लोगों को, बीच बीच में आप लोगों को हिंदी पढ़वाता भी रहता हूं, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। आई होप कि इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए पढ़िए। सो यदि हम किसी टेक्स्ट को, कर को क्या कर रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं, अधिरोपण, उत्सादन मतलब कर को हटा रहे, एबोलिश कर रहे हैं, टैक्स इज बीइंग एबोलिश्ड, रेमिशन परिहार, परिवर्तन चेंज कर रहे हैं, रेगुलेशन विनियमन कर रहे हैं उसका। तो इफ ए टैक्स इज बीइंग इम्पोज, एबोलिश, अल्टर्ड, रिमिटेड, रेगुलेटेड, देन दैट बिल इज कॉल्ड मनी बिल। उस बिल को हम बोलते हैं मनी बिल। तो ये है एनी टैक्स, समझे आप, किसी भी टैक्स को लगाने वाला जो बिल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दिस बिल इज कॉल्ड मनी बिल। नेक्स्ट, द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, उधार लेना, बोरोइंग ऑफ मनी, और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी, गारंटी देना बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतनी बात को ध्यान रखिए, है ना। नाउ इफ द बिल is related to the regulation of borrowing of money, if the bill is related to the regulation of the borrowing of money by the government of India, भारत सरकार को दरकार है पैसे की, मनी को बोरो करना है, विदेशों से पैसा उठाना है, समझ रहे हैं हम बात। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और यू नीड टू गिव गारंटी फॉर सम प्रोजेक्ट, फाइन। In that case, that bill, if any bill is incorporating those points regarding the borrowing of money or giving of any guarantee, that bill is regarded as the money bill. Do you understand this? बात समझ में आ गई? Next, और क्या? और the amendment of the law with respect to any financial obligation undertaken or to be undertaken by the government of India. भारत सरकार किसी वित्तीय ओब्लिगेशन को, फाइनेंशियल ओब्लिगेशन को, जैसे लोन लेना हुआ है ना, तो फाइनेंशियल ओब्लिगेशन लेना हुआ ना, तो इफ देयर इज एनी अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग लॉ, यू वांट टू बोरो दैट, दिस इज मनी बिल। इफ यू वांट टू अमेंड इन एग्जिस्टिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, और किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत सरकार की बात चल रही है यहां पर, राज्य सरकार की बात नहीं चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डोंट फॉरगेट दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के बारे में। इन दैट केस ऑल्सो वी विल से दिस इज व्हाट, बिल विल बी रिगार्डेड एज मनी बिल, अमेंडमेंट। तो दीज आर द मैटर्स विच कैन बी आस्क्ड by the examiner in your mains exam. So with due respect, please try to learn all those things. यहां तक किसी को समझ में आया नहीं आया तो मुझसे पूछिए यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स की डिमांड पर नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन दिस क्लॉज बी। इसको समझिए आप जरा, इनिशियल लाइन को पढ़िए पहले, दोबारा पढ़ते हैं, फिर हम लोग बी पर आएंगे सीधा। ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल। Please try to understand this. This is clause 1. A bill, एक विधेयक, shall be deemed to be a money bill. इसको मनी बिल माना जाएगा कब, if means now following conditions must be satisfied. What is the condition? If it contains, यदि इस it contains means इसके अंदर जो मैटर है, what is that? Only provisions, यानी फॉलोइंग मैटर वाले। यहां को समझिए पहले, इसी बात को समझिए कि मनी बिल को, एक बिल को, एक विधेयक को मनी बिल कब समझा जाएगा, जब उसका जो कंटेंट होगा, जो मैटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज नाउ देयर इज ए डिबेट, देयर इज ए डिस्कशन और देयर इज ए डिस्प्यूट वेदर दिस बिल इज मनी बिल और नॉट। क्या ये बिल मनी बिल है या नहीं है, ये धन विधेयक है या नहीं है। व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट,
दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ इट इज ए मनी बिल यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ 109, फिर आपको 109 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, फिर आपको लोकसभा को ओवरराइडिंग पावर्स मिल जाएंगी. इफ इट इज नॉट मनी बिल, if it is not money bill then you will have to follow the procedure of 107, या फिर फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी में आता है तो 117. तो डिटर्मिनेशन ऑफ द करेक्टर ऑफ बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट. विधेयक की प्रकृति जानना बहुत जरूरी है, वेदर इट इज ए मनी बिल, वेदर इट इज ए फाइनेंशियल बिल और वेदर इट इज ए सिंपल बिल. क्या ये सामान्य विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है ना, या अमेंडमेंट बिल है. तो ये जानना बहुत जरूरी बिकॉज द प्रोसीजर चेंजेस अकॉर्डिंगली. 107 हो गया सामान्य बिल के लिए. तो वंस इट इज डिटरमिन्ड, वन इट इज ए मनी बिल, यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एज गिवन इन 109. नाउ ये जानने के लिए कि मनी बिल है या नहीं है, यू विल हैव टू गो टू दी डेफिनेशन एज पर डेफिनेशन आर्टिकल गिवन इन 110, 110 में जो डेफिनेशन दी गई है. अब ये बात है, अब क्वेश्चन ये है कि मनी बिल है या नहीं है. तो जनाब ये बताइए मनी बिल कब माना जाएगा, इसके अंदर ऐसा क्या लिखा हो, इसका मैटर क्या हो कि इसको हम कहें कि यस यही है वो जिस पर 109 अप्लाई होता है. तो उसके लिए 110 कहता है, 110 कहता है, 110 कहता है कि इट शैल बी डीम टू बी मनी बिल ओनली. इसको मनी बिल तभी माना जाएगा, मींस स्पेशल बिल है, रिस्ट्रिक्टेड इसकी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, इसकी बाउंड्री फिक्स है कि 110 में जो जो बातें लिखी हैं, है ना, कहां तक लिखी है, सी डी ई तक, एफ तक, एफ है लास्ट, ए बी सी डी ई एफ, जी भी है, हाँ जी तक, ए टू जी, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 पॉइंट्स हो गए. इन 7 पॉइंट्स की बाउंड्री है, इन 7 पॉइंट्स की बाउंड्री है. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट्स हैं. इफ दिस बिल, इफ दिस बैलून, इफ दिस सर्कल कंटेन्स इवन सिंगल रेड डॉट, वी विल कंसिडर इट एज ए मनी बिल, वेदर इट इज ऑल 7 और आप चाहें इसके अंदर कुछ एडिशनल 8 पॉइंट ऐड कर दें, then it will not remain to be a money bill. फिर इसको मनी बिल तभी कहेंगे जब केवल 7 या इन 7 पॉइंट्स में केवल एक पॉइंट हो, एक हो, दो हो, ऑल और एनी ऑफ दिस, ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. तो ये बात समझ में आई नहीं आई आपको, यहां तक ये लाइन समझ में आई? प्लीज लेट मी नो फास्ट, रिप्लाई मी, आई सी योर कमेंट्स. Fine. So next, thank you. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर, दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि हम इसको मनी बिल को, अब हमें व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क, ये 7 पॉइंट्स क्या हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दो 7 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7. तो वो पॉइंट्स हम लोगों ने समझने हैं. पहला पॉइंट ये था, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. इफ यू वॉन्ट टू, इफ द बिल इज, सपोज कीजिए एक बिल लाया गया जीएसटी के लिए, तो दैट वाज द बिल टू इम्पोज द टैक्स, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मनी बिल. एक बिल कोई सभी, या फिर ये कहा जाए कि नहीं, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जीएसटी इज बीइंग अबॉलिश्ड, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इनकम टैक्स इज बीइंग अबॉलिश्ड, तो दैट विल बी अगेन कॉल्ड मनी बिल. तो दिस इज रिगार्डिंग द इम्पोजिशन, अल्ट्रेशन, ये जो सारे वेरिएबल्स हैं इनमें चले जाएंगे. इट इज रिगार्डिंग द टैक्स, डोंट वरी, एनी टैक्स, फाइन, ठीक है. नाउ प्लीज सी दिस, आगे बी पे देखिए आप, जहां पर आपको प्रॉब्लम थी, प्लीज कम टू बी. दिस इज, प्लीज सी दिस, this is borrowing. Now government of India wants to regulation of borrowing of money. only इस पॉइंट पे समझिए आप, ये बस है ना.
कि बोरोइंग ऑफ मनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बोरोइंग करने की कैपेसिटी है, बोरो करना है, वो कितना बोरो करना चाहिए, व्हाट शुड बी द लिमिट, हाउ इट शुड बी बोरोड, व्हाट शुड बी द परसेंटेज, दैट इज यू वांट टू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू रेगुलेट दैट बोरोइंग. Suppose RBI has given some recommendations that the government of India should borrow only on these principles. So now you want to regulate that, and for that regulation the government of India brings one bill. It is called money bill. Why? Because it is dealing with the borrowing of, regulation of borrowing of money by whom? By the government of India. This is first step. Secondly, same thing is with the giving of any guarantee. If the government of India wants, suppose there is a multinational company that is entering into any kind of agreement with Mr. Tata Industry or Reliance or whatever, any other industry. In that case, but that says no, this is not sufficient, we want some kind of guarantee from the government of India. ये एक उदाहरण हो सकता है. या किसी में भी तरीके से कोई और भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वाली गारंटी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देनी है, तो गारंटी कैसे दे सकती है, उसको रेगुलेट कैसे होगी, उसका कोई ना कोई नियम तो बनाना पड़ेगा. तो रेगुलेशन ऑफ yes regulation of giving of any guarantee by the government of India. If the bill is dealing with this part, with these, then we will say this is what? Money bill. This is B, part B. Now come to next part of bill. This is the second part of the bill. Amendment of any law. Which law? With respect to any financial obligation. If the bill is proposing, if the bill is proposing any amendment to the existing law, जो वर्तमान विधि है उसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट प्रस्तावित है उस विधेयक के माध्यम से, किस रिगार्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. कोई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ले ली है या लेनी है, उस संबंध में उसको अमेंडमेंट करना है, तो उस बिल को हम बोलेंगे धन विधेयक, मनी बिल. तो दिस इज द पॉइंट बी. तो अब हम अगली क्लास में जो 110 के पॉइंट सी डी ई एफ जी है उस पर बात करेंगे, और आई होप कि यहां तक आपको समझ में अब आ गया होगा. प्लीज लेट मी नो. दिस इज बी पार्ट फिनिश. अब मुझे बताइए अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं दोबारा समझाऊंगा आप लोगों को. सी पॉइंट, दिस इज सी. पढ़िएगा एक बार ढंग से, अपने ब्रैकेट को भी देख लीजिए. द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड. व्हाट? द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. The payment of money into or the withdrawal of money from such fund. अब यहाँ पे समझ लीजिए. To understand this, please go to article 266 as well. साथ ही साथ यहाँ पर ये रख लीजिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में आपको प्रोविजन कहाँ पे दिया गया है. दिस इज आर्टिकल 266 एंड कंटिजेंसी फंड है 267 क्लॉज 1. इसको भी आप क्लॉज 1 कह सकते हैं. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. अब ये क्या बला है, समझे, ये क्या बला है. देखिए, सो प्लीज सी दिस. when a bill is dealing with the custody of what? Custody of, इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं हम लोग. प्लीज देखिए, इसको बहुत सी जो पॉइंट सी है या ए बी सी जितने पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कल भी बताया था आपको, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. आपको रटना पड़ेगा. तो बहुत टेक्निकलिटीज कई बार फंस जाती हैं. एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना, और मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूं आपको. देखिए, दिस इज, प्लीज सी दिस. कहां गया, ये रहा. देखिए, इसी को देखते हैं पहले बस. There are two funds. How many funds? Two funds. Consolidated Fund of India
this is provided 266 clause 1. Contingency fund of India 267 clause 1. Again this is the question for you, please don't forget this. यहां से क्वेश्चन आएगा which article provides for the consolidated fund of India, which article provides for the contingency fund of India. तो यहां से आपको याद रहना चाहिए. This is very important. Secondly, what is important that what is consolidated fund? इसको मोटा मोटा समझ लीजिए, आम भाषा में समझाता हूं आपको. ये भारत सरकार की वो गुल्लक है जहां से जितने भी पैसे इसमें आएंगे और इससे पैसे लिए जाएंगे. एक ऐसा फंड, एक ऐसी गुल्लक, एक ऐसा अकाउंट गवर्नमेंट का जिसमें मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन, जितने भी लोन से पैसा आएगा, बोरो करेगी सरकार, वो सारा फंड इसी खंड में आता है और इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड. सही है. और कंटिजेंसी फंड को आपको नाम से आइडिया लग जाएगा, ये किसी भी अनफोर्सीन मीट करने के लिए, कोई इमरजेंसी मीट करने के लिए एक अलग से फंड बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. तो अभी हम मीनिंग पर नहीं जाना है, हम लोगों ने एक मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हेन द बिल इज रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इट इज कॉल्ड मनी बिल, MB. समझे आप? इतनी सी बात याद रखनी है. नेक्स्ट पॉइंट इसी में, दिस इज पेमेंट ऑफ मनी इनटू दीज फंड्स और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सच फंड. इन फंड से पैसा निकालना हो या इन फंड से पैसा डालना हो, उस फंड को भी ओके फाइन. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, when a bill can be considered to be a money bill. कब एक विधेयक को हम लोग धन विधेयक कह सकते हैं. एंड द डेफिनेशन इज गिवन अंडर आर्टिकल 110. उसकी जो परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन कहां दी गई है आपको? वो दी गई है 110 में. अब 110 में क्या कहता है कि अगर निम्नलिखित 7 जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 A to G, अगर वो विधेयक इनमें से किसी एक को या इन्हीं सभी पॉइंट्स के बारे में है, तो तब हम उस विधेयक को धन विधेयक कहेंगे. द बिल डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स शैल बी कंसिडर्ड एज द मनी बिल. वंस अ बिल इज कंसिडर्ड टू बी मनी बिल, then we will have to follow the procedure as per the article 109. Now we need not to go so much details. बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, मैं तो फिर भी समझा रहा हूं. इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपको A to G ये पॉइंट्स है, आपको प्रीलिम्स के पॉइंट्स से थोड़ा याद रखने, क्लिक याद हो जाए. आप मेंस में जब जाएंगे आपको तब आपको लिखना पड़ेगा, उतने रटे होने चाहिए. तो इसमें पहला पॉइंट था कि कस्टडी, जो सी पॉइंट है ये, है ना, custody of the consolidated fund or contingency fund of the India. So if the bill is dealing with this matter, only this, if the bill is dealing with the custody of what? Custody of the consolidated fund or custody of the contingency fund, then that bill shall be considered to be money bill. ठीक है? The bill dealing with the custody of the consolidated fund or the contingency fund of India shall be considered to be money bill, MB. This is the only. अलीशा समझ में आई बात आपको भी? हाँ है ना? जल्दी बताइए. ओके, आगे बढ़े. नाउ विद इन सी पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज व्हाट? The payment of money, see the language, payment of money into these funds और withdrawal of, इसको ऐसे करता हूं मैं आपके लिए, देखिए, पेमेंट और withdrawal of money from such fund. अगर if the bill is dealing with the payment or withdrawal of money from such fund, then it is called money bill, MB. So just तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, आपको क्लैरिटी आ जाएगी. लिखिएगा, प्लीज राइट डाउन ए क्वेश्चन. A bill dealing with
इज कंसिडर्ड टू बी ए मनी बिल, ऐसे लिखिए, ए बिल इज कंसिडर्ड टू बी मनी बिल व्हेन, ऑप्शन ए बिल इज कंसिडर्ड टू बी मनी बिल व्हेन, ऑप्शन ए, when, option A, it deals with the custody of consolidated fund of India, option A, option B, custody of the contingency fund of India, option C, payment of money into the consolidated fund or contingency fund of India. Payment of money into the consolidated fund of India or contingency fund of India. Fourth, option 4, D, withdrawal of money from consolidated fund of India or contingency fund of India, and option E, all of the above. The answer is, यहां पर 5 ऑप्शन दिए मैंने आपको, all of the above. तो आई होप कि अब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम कब कहेंगे किसी बिल को मनी बिल, क्या कहेंगे, आर्टिकल 10 की डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये क्या समझाना चाह रहे हैं हमें. चलिए पढ़ते आगे बढ़िए. तो दिस इज सी. नाउ कम टू डी. एप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अब मैं केवल पढ़ूंगा, इनको आगे अब समझाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से. एप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर. इसको समझ लीजिए, चार्ज यहां पे समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा. डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर टू बी द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन दी ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अब ये समझिए, जैसे देखिए मैं समझाता हूं इसको. सी, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स विच आर कैटेगराइज्ड एज द चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कुछ खर्चे ऐसे हैं जैसे सैलरी ऑफ द High Court judges, Supreme Court judges, salary of the president, they are declared to be the charged on the consolidated fund of India. When a fund is charged on the consolidated fund of India, you need not to go for the voting for that. आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझे होंगे. देखिए पूरा प्रोसेस समझाता हूं आपको पहले, फिर आप ये समझ पाएंगे शायद. देखिए ये सारी एक्सरसाइज क्या हो रही है. गवर्नमेंट नीड्स मनी for its day-to-day affairs, for investment, for welfare schemes and for so many things. सब जानते हैं इसके लिए. For that purpose government brings budget, annual budget every year, and for that purpose there is article 112, 112. Now in that budget, annual statement, the government brings with you estimates of expenditures कि in the coming financial year we are going to spend so much money on that head. हम किस किस मामले में we are going to spend so much money in the defense, we are going to so much money for on the education, health and on so many matters, in so much money in form of subsidies, so much money for the welfare of the farmers, and there may be hundreds of the heads in that case. So government comes with a plan of expenditure, fine, but there are certain expenditures which are fixed. On the expenditures which are variables, government needs the concurrence or the consent of the Lok Sabha, and that is subject to the vote of the Lok Sabha. आप मेरी बात समझ रहे हैं? But there are certain expenditures which have been declared to be the charge upon the consolidated fund of India. यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर वो भार है, भार के रूप में पहले इनको डिक्लेयर कर दिया गया है, जैसे कि सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज फॉर एग्जांपल. देयरफॉर देयर विल बी नो वोटिंग. वोटिंग का प्रोसीजर उन एक्सपेंडिचर्स पर नहीं होगा विच आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया.
तो सब, so there will be no voting on the point of the salaries of the Supreme Court, High Court judges. There will be no voting on the salaries of the president, vice president and other dignitaries which have been mentioned in the constitution. तो ये है. तो अगर कोई बिल ये कहता है any expenditure to be the expenditure charged on the consolidated fund of India, अगर बिल में इस बात का जिक्र है, बिल क्यों लाया गया, वो कहते हैं कि हर साल हम लोग अलीशा पोपली को 10 लाख रुपए दिया करेंगे, कीर्ति सिंह को 10 लाख रुपीस एनुअली दिया करेंगे, एंड दिस एक्सपेंडिचर shall be charged on the consolidated fund of India. So this is the proposal of the bill. What the bill is proposing? Bill is proposing that any expenditure mentioned therein should be considered as charged on the consolidated fund of India. Then in that case the bill shall be considered as the money bill. उसको money bill माना जाएगा फिर वो. क्यों? Because it is proposing an expenditure to be declared as the charge on the consolidated fund of India. This is what. Secondly क्या हो सकती है? If you want to increase of the amount, कि earlier we were taking about at 1 crore from that consolidated fund of India in the form of charged expenditure. Now we are proposing it should be increased to 2 crore. So now you are increasing the amount. Now you are increasing the amount on such expenditures. Even in that case, in that category, that bill shall be considered to be the money bill. I suppose कि मैंने कोशिश की समझाने की आपको. इस स्लाइड से आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझसे पूछिए, फास्ट प्लीज, जल्दी से, एवरीवन प्लीज. मनी बिल की जो डेफिनेशन है, मनी बिल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो है एज पर आर्टिकल 110. तो द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल, द कैरेक्टर ऑफ ए बिल टू बी मनी बिल विल नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द फैक्ट कि यहां वोटिंग होगी या नहीं होगी. तो विजय, वोटिंग होनी है नहीं होनी है, इट इज नॉट द क्राइटेरिया. आप समझ रहे मेरी बात? वो क्राइटेरिया नहीं है उसका. वो क्राइटेरिया इज व्हाट इज द पॉइंट मेंशन्ड इन द बिल. उस बिल में जो डिस्कस्ड पॉइंट्स है वो क्या है. इफ इट इज ओनली ऑन दिस पॉइंट, only if it is dealing with only on that this expenditure shall be considered to be this consolidated fund of India, in that case it will be treated as what? It will be treated as what? Money bill. अब जो आपके पॉइंट आएगी विजय, अभी जब हम लोग एप्रोप्रिएशन बिल पढ़ेंगे ना, उसको एप्रोप्रिएशन एक्ट अलग होता है. एप्रोप्रिएशन एक्ट पर वोटिंग नहीं होना वो चीज अलग हो गई वो अभी आप. तो इसको समझिए अभी आप. ये जब हम लोग अभी आएंगे ना एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन एक्ट को पढ़ेंगे, अभी तो फाइनेंशियल बिल आएगा तो आपको पूरी होलिस्टिक पिक्चर समझ में आएगी. ये अभी आप इतना पॉइंट समझिए कि इस पॉइंट पे क्या है कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो खर्चा है इसको कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाएगा, ये ऐसा इसको डिक्लेयर किया जाए स्पेशली दैट इट शुड बी चार्ज ऑन दी कंसोल. इसका करेक्टर क्या होना चाहिए? वेदर इट इज ए capital expenditure, whether it is the revenue expenditure, whether it is charged on the consolidated fund of India. तो एक ये एक्सपेंडिचर हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित चार्ज. तो अगर वो बिल उस पॉइंट को डिक्लेयर कर रहा है तब हम कहेंगे दिस बिल इज व्हाट? मनी बिल. आपको क्वेश्चन क्या आएगा लिखिए फटाफट, उससे शायद समझ में आ जाए आपको. लिखिए प्लीज, कैसे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां से आएगी. प्लीज सी दिस. लिखिए, ए बिल डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर, ए बिल declaring any expenditure to be the expenditure charged on the consolidated fund of India, charged on the consolidated fund of India is considered as option A money bill, option B finance bill,
ऑप्शन सी एप्रोप्रिएशन बिल एंड ऑप्शन डी ऑर्डिनरी बिल। द आंसर इज ठीक। सही भाई बात आपको। तो इतनी सी बात को उस पर समझ करके अभी आगे बढ़िए आप लोग। जब हम लोग इसका अगले फाइनेंशियल बिल देखिए, अभी हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप पे जब हम लोग फाइनेंशियल बिल पर आएंगे, देन वी विल हैव टू डिफरेंशिएट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल बिल, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रोसीजर। अभी बहुत सारी बातें आएंगी, तो हमें यहीं पर रुकना नहीं है बहुत देर तक, केवल उसका आइडेंटिफाई करना है। पर्पज मत भूलिए। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स के पॉइंट से मेरे ख्याल से आपको अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, इसको कर लेंगे ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, दिस वाज ई एंड दिस वाज अगेन एफ आई ए, रिसीप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनी। बस इसको इतना ही रट लीजिए, ज्यादा वही सेम थिंग रिपीटेशन चाहिए। रिसीप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नाम पर गुल्लक में पैसे जाने हैं, तो इफ द बिल इज डीलिंग विद सच मैटर इट विल बी कंसिडर्ड एज मनी बिल। या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनीज। नेक्स्ट पर आ जाइए एफ, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड फ्रॉम ए टू एफ। इंसिडेंटल का मतलब ये हुआ अनुषांगिक। अभी जो मैटर्स हमने पढ़े हैं ऊपर ए टू एफ, ए से लेकर के एफ तक जितने मैटर्स हम लोगों ने पढ़े हैं उनसे संबंधित यदि कोई इशू है तो वो जी जनरल क्लॉज हो गई है, ये रेजिडुअल कैरेक्टर में आ गई कि उस भी तब भी हम उस बिल को क्या कहेंगे, मनी बिल कहा जाएगा उसको। तो ए टू जी ये जो क्लॉजेज हैं, ये क्लॉज आपको रटनी क्यों चाहिए आपको, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स से पूछी जाएगी। और क्यों रटनी चाहिए, क्योंकि आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में। मेंस में क्वेश्चन कैसे आएगा लिख लीजिए, क्वेश्चन मेंस का लिख लीजिए, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द मनी बिल, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द मनी बिल। और उसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, द मनी बिल इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110 फुल स्टॉप। इन दिस रिगार्ड आर्टिकल 110 प्रोवाइड्स एज, और फिर आपको फिर आर्टिकल को लिखना होगा। देयरफॉर यू शुड लर्न दीज पॉइंट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कर लेंगे आप लोग, समझ में बात आई आपको। नाउ अगली बात पढ़ते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है 3 पर आइए, मेरा पहले 110 की 3 पर। इफ यहां ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर। किसका डिसीजन, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल देयर ओन शैल बी फाइनल। प्लीज हाईलाइट कर लीजिए और लिख लीजिए पी फॉर प्रीलिम्स, डबल पी लगा लीजिए। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। कितनी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये क्वेश्चन ही डिसाइड करना हो कि वेदर दिस इज द बिल, दिस बिल इज द मनी बिल और नॉट, ये मनी बिल है भी या नहीं है, तो इस पर फाइनल डिसीजन किसका होगा, द आंसर इज व्हाट, स्पीकर। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है यहां से, ये कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉपुलर क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है अगेन, देयर शैल बी एंडोज्ड ऑन एवरी मनी बिल when it is transmitted to the Council of State under Article 109 and when it is to be presented to the President for assent under Article 111. The certificate of the Speaker of the House of People signed by him that it is a money bill. ये मैंने रीड कर दिया आपके लिए, मैं आपको समझाता हूं, दोबारा समझ पढ़िए। देखिए क्या है, देयर शैल बी एंडोज, ऐसे पढ़ना। अब इसको ऐसे पढ़ना जैसे मैं पढ़वा रहा हूं आप लोगों को। देखिए कैसे, देयर शैल बी एंडोज्ड ऑन एवरी मनी बिल द सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर। हर एक मनी बिल पर, प्रत्येक धन विधेयक पर
जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका एक सर्टिफिकेट एंडोर्स होगा और उसमें वो कैसा होगा, उनसे साइन किया होगा। उसमें क्या करेंगे, इस सर्टिफिकेट, दिस इज टू बी सर्टिफाइड, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द बिल, दिस बिल इज द मनी बिल। तो यहां से कई बार प्रीलिम्स से क्वेश्चन, ये मेन से नहीं पूछा जाएगा, ये प्रीलिम्स से पूछा जाता है कि हु सर्टिफाइज दैट द मनी, दैट ए बिल इज मनी बिल और नॉट। ऑप्शन ए लिखिए, हु सर्टिफाइज दैट ए बिल इज मनी बिल और नॉट। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी द पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। आंसर इज, क्या है इसका आंसर, स्पीकर। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु सर्टिफाइज। तो क्वेश्चन, इफ देयर इज ए डाउट, if there is a question whether this bill is money bill or not, who will decide? Speaker. Speaker. This decision of the speaker shall be final. And who will certify that it is a money bill? Again, this is the speaker of the House of People. Again, this is the question. Please see the question. Read the question. This is, who decides in the parliament whether a bill is a money bill or not? The speaker of the Lok Sabha. This type of questions are asked there. Check, speaker of the, who decides in the parliament whether a bill is a money bill? This is, again, money bill has been defined in article for the central 110 और वहां पर हम स्टेट के लिए पढ़ते हैं तो वहां पर 199 आता है, डोंट फॉरगेट दिस। अब इसमें एक लाइन थी, इसको अब दोबारा अब देख लेते हैं इसको। देखिए, ये थोड़ा आपको परेशान करेगा तो मैं काम की बात समझाता हूं उसमें केवल अभी। देखिए, दिस इज क्लॉज 2, ए बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल। ए बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल for the imposition एक सेकेंड, हाँ देखिए, by a bill shall not be deemed to be a money bill by reasons only that it provides, ध्यान रखना, fines। इन शब्दों को भाई पकड़ लीजिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल आएगी आपको। वहां पर टैक्स की बात की गई थी, ध्यान रखना। ए में देखो, ये इन वर्ड्स को अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। दिस वॉज, द वर्ड वॉज, आपका काम इससे चल जाएगा, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या, टैक्स, ए में क्या वर्ड था, टैक्स था। ये समझ में नहीं आ रहा दीप्ति शर्मा, समझ में नहीं आया ना आपको? टैक्स, मनी बिल डील्स विद द टैक्स। नाउ वन, इसकी जो सेकंड है 110 की क्लॉज 2 क्या कह रही है, इफ इट प्रोवाइड्स फॉर फाइन्स, पिक्यूनरी पेनल्टीज और फॉर द पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेस, इन शब्दों को रट लीजिए, और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, और फॉर रीजन इट प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन, एबोलिशन, ये एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पजेस। ये ध्यान रखना कि नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू, है ना। विजय, आई कम टू योर, आता हूं अभी उसमें, आपके उसमें मैं। देखिए, तो क्वेश्चन यहां से बहुत टेक्निकल आ जाता है। प्लीज राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर ए प्रीलिम्स, राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स। A bill provides for the imposition, a bill provides for the imposition of a tax by any local authority, by any local authority for local purposes. A bill provides for imposition of any tax by any local authority for local purposes, full stop. Option A, this bill is a money bill, this bill is a money bill,
ऑप्शन बी, दिस इज नॉट ए मनी बिल। ऑप्शन सी, दिस मे बी ए मनी बिल। डी, नथिंग कैन बी सेड। अब बताइए मुझे, आंसर इज व्हाट? आंसर इज वेदर दिस इज मनी बिल और नॉट। नॉट ए मनी बिल, समझे आप? सो कहां पर आप घूमेंगे, एग्जामिनर आपको कहां पर घुमाएंगे? जो एग्जामिनर आपको घुमाएंगे वो कहां पर घुमाएंगे कि आपको यह लगेगा कि टैक्स की बात आ गई। व्हेन ए बिल इज डीलिंग विद द इंपोजिशन ऑफ टैक्स इट शुड बी ए मनी बिल। बट आप लास्ट की लाइन को जरूर पढ़ना, दिस इज ए if the tax is being proposed to be imposed by the any local authority like municipality, like panchayat, like any other, है ना, for local purposes, then even if they are using the term tax, this shall not be considered to be what? This shall not be considered to be what? Money bill for the purposes of article 110। सही है? तो आर्टिकल 10 में अब मैं विजय आपके क्वेश्चन पर आता हूं। ये मुझे बताइए, क्या किस ये सब्सिडी है, सब्सिडी को इफ ए बिल इज प्रोवाइडिंग फॉर द सब्सिडी, जनरली दिस प्रोविजन इज गिवन अंडर, जो बजट है उसमें आता है ना, बजट में सब्सिडी के प्रोविजन आते हैं, तो टैक्स के रूप में वो आएगी नहीं, कंसोलिडेटेड फंड के उसमें आएगी नहीं वो। तो अगर मनी टेकन टू बी कंसोलिडेटेड फंड में से आ जाएगा तो इन दैट केस इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी मनी बिल ऑल्सो, अदरवाइज इट मे बी ए फाइनेंशियल बिल। समझे आप? तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, वो आपको भी फाइनेंशियल बिल में आएंगे तब बात समझेंगे इसमें। तो यहां पर जो मनी बिल है, मनी बिल की जो डेफिनेशन है बहुत क्लोज्ड है, बहुत एग्जॉस्टिव है, इसको समझिए आप। इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच जी, बस अगर इन्हीं मैटर्स को डील कर रहा होगा तो वो मनी बिल कहलाएगा। अदरवाइज अगर उसमें कुछ प्लस कर दिया गया देन द करेक्टर ऑफ द बिल विल बी फाइनेंस टू मनी बिल कन्वर्टेड टू फाइनेंशियल बिल। तो टेक्निकली आपकी जो क्वेश्चन है सब्सिडी वाला, बहुत मतलब यस और नो में नहीं दिया जा सकता, इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट्स ऑफ दैट। सही है? तो ये हुआ आपका मनी बिल की डेफिनेशन। आई होप इट इज सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन। काफी टाइम लग गया एक ही आर्टिकल को समझने में। अब आपको कोई कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिए इसमें अभी आप, ये प्लीज एक्सप्लेन अगेन। क्या समझना है? नोट क्लियर? ओके, देखिए, इफ द टैक्स इज टू बी इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, if the tax is to be imposed by the central government, it is the money bill. If it is providing tax for the municipality to be collected by the municipality for the local development, it is not the money bill. सिंपल सी बात है। यहां पर टैक्स की कौन सी बात कर रहे हैं? लोकल अथॉरिटी कलेक्ट करेगी। क्यों कलेक्ट करेगी? लोकल वेलफेयर के लिए करेगी। देन इफ सच इज द नेचर ऑफ द टैक्स, इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी दी मनी बिल। समझे आप? इतनी सी बात है बस, इसमें भी है, कर लेंगे आप। चलिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, अभी आप ले जाइए ट्रिक, एक ट्रिक ले जाइए आप, है ना, क्या एक ट्रिक ले जाइए आप। आपने फिल्म देखोगे थ्री इडियट देखोगी। थ्री इडियट में जो शुरुआत का सीन है जहां पर सब लोग हॉस्टल में आ रहे होते हैं, तो छोटू है वो सामान लेके जाता है, तो जो वो सामान रखवाता है वो, और उसको फिर वो टिप देते हैं 10 रुपए 20 रुपए जो भी। तो वो कहता है कि अगर आपने मुझे टिप दी है तो मैं भी आपको टिप देता हूं। ध्यान आया? टिप देना। तो आपको टिप देता हूं एक बार। मैं कई बार लोग कहानी सुना भी चुका आप लोगों को। जब हमें एग्जाम बीट करना होता है ना, जब हमें एग्जाम बीट करना होता है तो जरूरी नहीं है कि हर बार सीधा रास्ता अडॉप्ट किया जाए। कई बार हम इंट्यूशन से, कई बार टेढ़े मेढ़े तरीके से भी चीजों को अब कोशिश करते हैं। जब भी आप कोई टॉपिक आप पढ़ें तो आपका पर्पज आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूं, मैं इसको मेंस के लिए पढ़ रहा हूं, है ना।
और ये भी जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक पे आपको क्रिस्टल क्लियर वो जबरदस्त वाली क्लैरिटी भी हो। कई बार छोटी मोटी चीजें में अटकने से अच्छा है हल्की फुल्की चीजों को रट लिया जाता है, हल्का फुल्का रट लिया जाता है बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईपीसी जब हम लोग पढ़ेंगे, आईपीसी में तो खैर आप कमाल हो जाएगा, जब लोग आईपीसी पढ़ेंगे तो उसमें अबैटमेंट में एक प्रॉब्लम आती है कि भाई वो एक चाइल्ड मैरिज हो रही है और पंडित उसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो अबैटमेंट होगा नहीं होगा। तो मैंने ट्रिक बना ली कि पंडित को मत छोड़ो, खत्म बात। अब कि जब भी ये आएगा पंडित को मत छोड़ो, अबैटमेंट में लगा दो उसको बस। कई बार ऐसी चीजें होती हैं तो जहां पर हमें लगता है कि हल्का फुल्का कहीं हमें डाउट सा भी हो रहा है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक हल्की फुल्की ट्रिक बनाई और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की आपको एक एक पॉइंट समझाने की, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। नहीं आई है तो मैं एक आधे मिनट में फिर एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। एक इंसान की लॉटरी लग गई, एक इंसान की लॉटरी लगी और उससे लोगों ने पूछा लॉटरी कैसे लगी, तो उसने कहा कि मुझे 3 दिन नंबर आया 9999। 3 बार मैंने एक सपना देखा और तीनों बार भी 99 नंबर आया, मैंने जोड़ा तो 999 30 हुआ और मैं 30 नंबर का टिकट ले आया लॉटरी का और वो टिकट लग गया। लोगों ने कहा तू मूर्ख है यार, 9 को 3 बार जोड़ेंगे तो 27 होता है, 30 कैसे हो गया? कि मूर्ख होगा तू, मेरी तो लॉटरी लग गई। तो कई बार 9-27 की जगह 9-30 भी करके भी अगर हमें लॉटरी लगती है तो लॉटरी लगा लेनी चाहिए। अल्टीमेटली आरएम इज व्हाट टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी अगर 1% हल्का फुल्का ट्रिक लगानी पड़ जाए, जैसे यहां पर है, अभी लॉजिक में जाइए, टैक्स कौन क्यों उस टैक्स को वो मनी बिल क्यों नहीं मान रही, ऐसा नहीं सोचना हम लोगों ने। हमने सिर्फ ये सोचना है कि अगर टैक्स लोकल अथॉरिटी लगा रही है तो ये मनी बिल नहीं है बस, अगर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी तो ये मनी बिल है। इतनी सी बात याद रखनी है बस आपको। बाकी इतने सारे जो टर्म इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, एल्ट्रेशन, रेगुलेशन, इससे कोई मतलब नहीं है आपका ये। तो आई होप कि अब आप लॉटरी लगाने पे ध्यान देंगे इस तरीके से, ठीक है? गॉट इट और नॉट? सो किसी को क्वेरी बची मन में जिज्ञासा लेके मत जाना, तो आई कंक्लूड इट नाउ। तो फ्रॉम माई साइड 110 इज ओवर नाउ। तो कर लिया आपने पूरी क्लास। अगर आप वाकई में सीरियस हैं, मेरे इतने जगाने पर आप जरूर जागेंगे और याद करने बैठ जाएंगे। देखिए मैं बहुत कठोर होकर कह रहा हूँ, जिंदगी में आपके घर वाले भी काम नहीं आएंगे। आपकी एजुकेशन, आपका कैरियर और आपकी हेल्थ, यही आपको एक रेस्पेक्टफुल जीवन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, आखिरी श्वास तक आपको एक जो रेस्पेक्टेबल लाइफ है वो आपकी हेल्थ देगी और आपका ज्ञान देगा, आपका कैरियर देगा। कोई काम नहीं आएगा कितना ही कोई प्यार करने वाला हो। तो सारे झगड़े छोड़ करके पहले अपने इस पॉइंट पर फोकस करो, अपने को स्टेबल करो और फिर जा करके कुछ और सोचना। अगर अभी तक याद नहीं करे तो चुपचाप बैठ करके याद करो बस, ठीक है? चलिए स्टार्ट हो जाइए फिर ये। अरे हाँ, दूसरी बात मैं हर बार कह रहा हूँ आपको कि आपको vidhijudicial.com वेबसाइट और विधि जुडिशियल एकेडमी का ऐप, इसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए बस। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वहाँ आपको छोटे छोटे कोर्सेज मिलेंगे जो आपके लेवल को और एक प्रो लेवल पर ले जाएंगे आपको। उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।